हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके शो बाय गुरु सोहन लाल वर्मा पर। तो आज अपनी बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, उसके बारे में अपनी बात करेंगे। आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो अपने बात करें अगर राज्यसभा के बारे में, तो राज्यसभा एक उच्च सदन माना जाता है। तो राज्यसभा जो है हमारी संसद का एक उच्च सदन है और इसे स्थायी सदन भी माना जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। यह कभी भंग नहीं होता है, इसीलिए इसको स्थायी सदन है वो कहा जाता है। लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं उसके बारे में अपनी जानकारी लें तो इसके सदस्य जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। अगर अपनी बात करें सदस्यों की, राज्यसभा के सदस्य जिन्हें हम एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष के बाद वो सदस्य है वो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद नए सदस्य है वो नियुक्त चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। तो 2 वर्ष के बाद हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य चुन लिए जाते हैं, इसीलिए यह जो राज्यसभा है कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहा जाता है। तो अगर अब बात आती है कि ये जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है, तो आपको इसके बारे में जानकारी बहुत कम स्थानों पर मिलेगी, बहुत कम बुक्स में मिलेगा कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव कैसे होता है। तो उसके बारे में अपने देखते हैं कि सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये सभी राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों, संघ शासित जो क्षेत्र होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश अपने जिन्हें कहते हैं, वहाँ उनकी विधानसभा के सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों को अपने क्या कहते हैं, अपने कहते हैं MLA, यानी विधायक। वैसे अपने विधायक कहते हैं उन्हें। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं उनके द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। अब बात करते हैं राज्यों में, तो सभी जगह राज्यों में विधानसभाएं हैं, लेकिन बात आती है संघ शासित क्षेत्रों की कि संघ शासित क्षेत्रों में क्या विधानसभा होती है। तो इसके बारे में आंसर आता है कि 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जैसे एक तो हो गया दिल्ली और एक हो गया पांडिचेरी। इन दोनों स्थानों पर विधानसभा है, इसीलिए इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्य है वो चुने जाते हैं और उसके अलावा जो हमारे राज्य आते हैं वहाँ से सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद अपनी बात करते हैं कि जो ये सदस्य होते हैं इनका चुनाव होता कैसे है। तो इसके लिए प्रणाली जो काम में ली जाती है वो कहलाती है एकल संक्रमणीय प्रणाली। एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा इनको चुना जाता है। मतलब जो विधायक होते हैं वो वोट देते हैं सभी को। जैसे मान लो 4 कैंडिडेट खड़े हुए A, B, C और D।
तो 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं तो उनको वोट है वरीयता क्रम में दिया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है इन सभी को, उसे ही कहते हैं एकल संक्रमणीय प्रणाली। अपने उदाहरण लेते हैं जैसे राजस्थान का, तो राजस्थान में से कुल मिलाकर 10 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो उन 10 राज्यसभा सदस्यों, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में से 10 सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा में चुनकर जाते हैं राजस्थान से। तो अब बात आती है कि कितने सदस्यों का चुनाव होता है हर 2 वर्ष के बाद। 3 लगभग 1/3 सदस्य, तो इसका 1/3 करते हैं तो लगभग 3 सदस्य आ जाते हैं। तो 3 सदस्यों का चुनाव जो है वो हर 2 वर्ष बाद किया जाएगा, हर 2 वर्ष के बाद इनका चुनाव है वो किया जाता है। तो अब 3 सदस्य जो पिछले चुनाव हुए हैं उसमें 3 सदस्य चुने गए थे, जिसके अंदर नाम आता है के.सी. वेणुगोपाल का, और उसके अलावा नीरज डांगी हो गए, और उसके अलावा राजेंद्र गहलोत। ये राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं। तो इनका चुनाव कैसे हुआ था उसके बारे में अपने बात कर लेते हैं उदाहरण के तौर पर। जैसे राजस्थान में आते हैं 200 विधायक, यानी एमएलए कितने हैं राजस्थान में? 200 आते हैं। अब राज्यसभा सदस्य कितने चुनने हैं हमें? 3 सदस्य 200 हैं, चुनेंगे 3 को, 3। तो इसके लिए उम्मीदवार की बात करते हैं कि सीटें 3 हैं, लेकिन उम्मीदवार कितने खड़े हो गए? 4, ए, बी, सी और डी, 4 उम्मीदवार खड़े हो गए। अपने यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, वैसे जिस हिसाब से वो जीतते हैं उस हिसाब से। वेणुगोपाल, नीरज डांगी, और गहलोत साहब, तो ये जीते हैं। तो इन तीनों का बात करते हैं। और उसके अलावा ओंकार सिंह जो हैं वो चुनाव हार गए हैं इसमें। तो ये 4 सदस्य थे, वो इसके लिए उम्मीदवार थे। 3 सदस्यों के 3 सीटें थी, इसके लिए 4 उम्मीदवार खड़े हुए थे। तो उनमें से 3 हैं वो जीत गए। और इनको वोट कितना कितना मिला? वोट मिला है इनको 64, 59 और 54, और इनको मिले हैं 20 वोट। तो कुल मिलाकर वेणुगोपाल को 64, नीरज डांगी को 59 और गहलोत को 54, और उसके अलावा ओंकार सिंह को 20 वोट मिले हैं। तो यहाँ पर मिनिमम कितने वोट चाहिए हैं इसके लिए, इसकी भी अपने गणना कर लेते हैं। तो वो किस हिसाब से निकाला जाता है? सबसे पहले उसकी गणना करने के लिए क्या किया जाता है कि वहाँ पर कुल कितनी सीटें हैं विधानसभा, और उसके अंदर भाग दिया जाता है कि कितने सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है, और +1, मतलब कितने हो गए? 50 सीट। मतलब जिसे चुनाव जीतना है उसको कितने विधायकों का वोट चाहिए होगा? तो 50 विधायकों का वोट यहाँ पर चाहिए था। तो ये 50 वोट कितने विधायक कितनों ने प्राप्त किए? तीनों ने प्राप्त किए। तो इसलिए ये तीनों हैं वो जीत गए, और ओंकार सिंह जो थे वो हार गए, क्योंकि उनको केवल 20 ही वोट मिले थे। तो जो चुनाव होता है वो कुल सीटों पर होता है, और ये कुल विधायक जो मिलकर वोट देते हैं सभी उम्मीदवारों को वरीयता क्रम में। तो इस हिसाब से राज्यसभा सदस्यों का है वो निर्वाचन होता है। तो एक चीज़ इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पर राज्यसभा जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा आपको पहले ही बता दिया है कि एक स्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वो स्थायी है, वो हमेशा ही बनी रहती है। सीटें आपको बता देते हैं कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं वर्तमान में, और हो कितनी सकती है। तो कुल मिलाकर हमारे संविधान में यह दिया है कि राज्यसभा के अंदर कुल 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन और उसमें से 238 सदस्य हैं जो निर्वाचित होते हैं, और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मतलब राष्ट्रपति ने मनोनीत करता है। जो कला, साहित्य, विज्ञान
इत्यादि क्षेत्रों से आते हैं, वहाँ से राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करता है और 238 सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। और इनमें से अगर बात करें वर्तमान में कितने सदस्य जो हैं और कितने निर्वाचित होते हैं, कितने मनोनीत होते हैं, तो वर्तमान में 245 सदस्य हैं हमारी राज्यसभा में। उसमें से 233 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। 33 में से राज्यों की बात करें तो राज्यों के लिए 229 आते हैं जो राज्यों से चुने जाते हैं, और 4 सदस्य जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन करें तो 3 दिल्ली से चुने जाते हैं और 1 पांडिचेरी से चुना जाता है। तो इस तरह से होता है यहाँ पर सीटों का विभाजन। अब बात करें कि इन सीटों के विभाजन हो गया, क्या यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था है? तो ध्यान रखना, राज्यसभा में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ सीटों का इसी तरह से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आवंटन किया गया है। उसके अलावा अब बात आती है कि क्या कोई दूसरे राज्य से आकर कोई कैंडिडेट जो है क्या वो चुनाव लड़ सकता है राज्यसभा का? तो 2003 में से पहले ऐसा नहीं था। 2003 से पहले कोई बाहर से आकर किसी दूसरे राज्य का जो उम्मीदवार है वो यहाँ जो है चुनाव नहीं लड़ सकता था। लेकिन 2003 के बाद ये चेंज कर दिया गया है कि किसी दूसरे राज्य का नागरिक भी यहाँ चुनाव लड़ सकता है। तो चुनाव लड़ सकता है यहाँ पर दूसरे राज्य से आकर भी। और उसके अलावा 2003 से पहले ऐसा था कि जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो गुप्त मतदान प्रणाली से होता था। 2003 से पहले गुप्त मतदान का अर्थ ये होता है कि जब मतगणना होती है उसमें ये नहीं पता चलता कि किसने किसको वोट किया है, वो गुप्त मतदान प्रणाली होती है। लेकिन 2003 के बाद यह परिवर्तन कर दिया गया है कि खुली मतदान प्रणाली से वोटिंग होगी। मुख्य रूप से यह दल बदल को रोकने के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ही यह कदम उठाया गया है कि इससे पता चल सके कि कोई पार्टी, किसी पार्टी का कोई भी जो वोटर है वो दूसरी पार्टी में ना चला जाए। इसीलिए इसको रोकने के लिए ही यहाँ पर यह खुली मतदान प्रणाली है वो शुरू की गई है। इसके अलावा अपने बात करें कि यह जो सीटों का जो आवंटन होता है राज्यसभा के, वो आवंटन कहाँ वर्णित है, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन मिलता है हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची 4 अनुसूची 4 अनुसूची 4 के अंदर सीटों का आवंटन किया गया है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन है वो इसी अनुसूची 4 के अंतर्गत मिलता है। तो इस तरह से ये तो था हमारे राज्यसभा के बारे में, और संपूर्ण जानकारी आपको दे दी कि राजस्थान में वर्तमान में पीछे जो सदस्य हैं कौन कौन चुने गए हैं और किस हिसाब से इसका निर्वाचन है वो होता है। तो अब अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे। तो जैसे ही आपको नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान है उसको दबा दें जिसके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो और भी आगे आपके लिए जागरूक वीडियो मिलते रहेंगे, तो आगे शेयर और लाइक ज़रूर करें।